और दोस्तों स्वागत है आपका आज के हिंदू के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल की एनालिसिस में, जिसकी टॉपिक जो है आज की है दोस्तों नो डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों सबसे पहले तो हमको डिस्क्रिमिनेशन मतलब समझना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, भेदभाव को हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब हुआ कोई भेदभाव नहीं। ठीक। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग मेक्स इट ईजियर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, रूलिंग मतलब होता है फैसला, मेक्स इट ईजियर फॉर वो मोर वुमेन टू गेट सेफ एबॉर्शंस। एबॉर्शंस मतलब होते हैं दोस्तों मेडिकल प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हुए अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। ठीक है, इसको एबॉर्शन कहते हैं या फिर हिंदी में हम इसको गर्भपात भी कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट फैसला था, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वुमेन्स जो है वो सेफ़ एबॉर्शन करवा सकती हैं। ये इस सब हेडिंग का मतलब हुआ। ठीक है, अंदर चलते हैं दोस्तों। क्या लिखा है? द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग होल्डिंग दैट सिंगल एंड अनमैरिड वुमेन हैव द सेम राइट टू अ मेडिकली सेफ एबॉर्शन एज मैरिड वुमेन। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जिसमें यह कहा गया कि जो राइट मैरिड वुमेन को शादीशुदा औरतों को दिया जाता है मेडिकली सेफ एबॉर्शन करवाने के लिए, वही सेम राइट अनमैरिड वुमेन जो कि सिंगल वुमेन होती है या फिर जो कि शादीशुदा नहीं होती है, उनको भी वही सेम राइट दिया जाता है। ठीक है, एंड इट इज़ अ नेसेसरी इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब होता है किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना या फिर इंटरफेयर करना। ठीक है, तो नेसेसरी मतलब होता है ज़रूरी। ये एक ज़रूरी इंटरफेरेंस थी, ज़रूरी इंटरवेंशन थी या फिर ज़रूरी हस्तक्षेप था टू सेट राइट एंड एन एनोमली। दोस्तों सेट राइट मतलब किसी चीज़ को सही करना, किसी चीज़ को करेक्ट करना। एनोमली मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों में डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द लेटर ऑफ द लॉ एंड इट्स प्रैक्टिस। दोस्तों कानून की जो किताब है, मतलब लेटर ऑफ द लॉ मतलब हो गया कानून की किताब। कानून की किताब में जो कानून लिखे गए हैं और जिस तरीके से एक्चुअली वो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको सही करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया कि जो राइट मैरिड वुमेन को दिए जाते हैं एबॉर्शन करवाने के लिए, वही सेम राइट अनमैरिड वुमेन को भी दिए जाते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों? एंकर्ड ऑन द इक्वालिटी क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ऑन द राइट टू डिग्निटी, प्राइवेसी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन। दोस्तों अगर हम अपने संविधान को देखें तो संविधान में एक क्लॉज लिखा है इक्वालिटी का, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो अगर उसमें देखा जाए, एंकर मतलब कोई चीज़ जड़ से बिल्कुल उसमें लिखी हुई है। ठीक है, रिटर्न वेरी स्ट्रिक्टली। ठीक है, एज वेल एज ऑन द राइट टू डिग्निटी। डिग्निटी मतलब होता है सम्मान से जीने का अधिकार। प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी का एक राइट होता है सबके पास। एंड बॉडीली ऑटोनॉमी। दोस्तों बॉडीली ऑटोनॉमी मतलब होता है किसी भी वुमेन का उसके खुद की बॉडी के ऊपर एक अधिकार होता है, उसको हम लोग बॉडीली ऑटोनॉमी कहते हैं। कि उसकी मर्ज़ी है कि वो चाइल्ड रखना चाहती है नहीं रखना चाहती, या फिर ये सब बॉडली ऑटोनॉमी में अंदर आता है। ठीक है, द कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट देयर इज़ नो रेशनले फॉर एक्सक्लूडिंग सिंगल और अनमैरिड वुमेन फ्रॉम द कैटेगरीज ऑफ वुमेन। दोस्तों कोर्ट ने अभी अभी फैसला सुनाया है कि ऐसे कोई रीज़न एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ऐसे कोई रीज़न, रेशनल मतलब होता है रीज़न, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जिससे कि हम लोग सिंगल वुमेन को इस कैटेगरी से बाहर निकाल सकते हैं कि वो एबॉर्शन नहीं करवा सकती हैं। ठीक है, of women who could seek abortion care after the completion of 20 weeks pregnancy but before 24 weeks। मतलब कि 20 वीक्स से लेके 24 वीक्स तक एक कैटेगरी बनाई गई है वुमेंस की, कौन कौन सी वुमेंस इसमें प्रेगनेंसी करवा सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसमें कि हम लोग देख के बोल सकते हैं कि सिंगल वुमेन इस कैटेगरी में नहीं आती है। अब दोस्तों इस पैरा को अगर आगे हमें समझना है तो उसके पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे देश में प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन से रिलेटेड क्या क्या रूल एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों हमारे देश में प्रेगनेंसी से रिलेटेड 1971 में एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था MTP एक्ट 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। और दोस्तों पिछले ही साल 2021 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था जिसको हम लोग कहते हैं MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021। दोस्तों इसमें रूल्स क्या थे? अगर किसी वुमेन की प्रेगनेंसी को 12 वीक्स हो चुके हैं
तो 1971 एक्ट के अकॉर्डिंग उसको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसेंट लेना पड़ेगा, एडवाइस लेनी पड़ेगी, तब वो एबॉर्शन करवा सकती है। रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर मतलब होता है एक डॉक्टर से एडवाइस लेना पड़ेगा। और दोस्तों पिछले साल जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग भी सेम अभी रखा गया है यहाँ पे भी क्लॉज। और दोस्तों अगर उसकी प्रेगनेंसी को 12 वीक्स से 20 वीक्स के बीच हो रहा है, मतलब 12 वीक्स से 20 वीक्स के बीच की प्रेगनेंसी है, हो सकता है 13, 15, 16 वीक्स कुछ की भी होगी, तो वहाँ पे 1971 एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से परमिशन लेना चाहिए था। लेकिन अब 1971 के बाद जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से वो केवल एक डॉक्टर से परमिशन ले के भी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। 20 to 24 वीक्स में दोस्तों 1971 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये अलाउ ही नहीं था। 20 to 24 वीक्स से अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आप टर्मिनेट नहीं करवा सकती। लेकिन पिछले साल के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपने 2 डॉक्टर से परमिशन ले लिया और एक सर्टेन कैटेगरी बनाई गई है कुछ वुमेंस की, अगर उस कैटेगरी में आप लाई कर रही हैं और 2 डॉक्टर से आपने परमिशन ले लिया है, तभी आप 20 वीक्स के ऊपर में टर्मिनेट करवा सकती हैं या फिर अबॉर्शन करवा सकती हैं, ठीक है। 24 वीक से ज़्यादा के केस में क्या होता है दोस्तों, एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, लेकिन इस एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग बोला गया है कि अगर आप में सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटी मतलब आपके जो फीटस है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, फिर बच्चा जो है वो विकलांग होने की संभावना है, या फिर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर को ऐसा लगता है कि अगर वो पैदा हो गया तो वो उसकी ज़िंदगी आगे बहुत ही बिगाड़ जाएगी, तो इस वजह से ऐसे केस में आप स्टेट लेवल के कोई मेडिकल बोर्ड प्रैक्टिशनर से आप परमिशन ले के एबॉर्शन करवा सकती हैं। तो दोस्तों ये एग्जिस्टिंग रूल है हमारे देश इंडिया में। तो अगर हम पैराग्राफ में आगे पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है दोस्तों, द दिल्ली हाई कोर्ट हैड डिक्लाइंड टू अलाउ द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ द 25 ईयर ओल्ड मैन। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 25 ईयर ओल्ड वुमेन को एबॉर्शन करने से मना कर दिया। अभी अभी दोस्तों क्या हुआ था कि एक 25 ईयर ओल्ड वुमेन जो थी वो दिल्ली हाई कोर्ट गुहार लगाने गई थी कि उसको अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है, हु वॉज इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप। दोस्तों कंसेंशुअल मतलब होता है सहसम्मति से। तो यहाँ पे क्या था कि जो 25 ईयर ओल्ड वुमेन थी वो एक रिलेशनशिप में थी, और वो रिलेशनशिप ऐसे भी नहीं था कि ज़बरन रिलेशनशिप था, वो एक कंसेंशुअल मतलब कि लड़का और लड़की दोनों की सहमति से वो रिलेशनशिप चल रहा था, बट डिड नॉट वांट टू कैरी द प्रेगनेंसी टू टर्म आफ्टर अ पार्टनर डिक्लाइन टू मैरी हर। लेकिन दोस्तों वो जो वुमेन थी वो उस प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो उसका पार्टनर था उसने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया था, ठीक है। इस वजह से वो हाई कोर्ट गुहार लगाने गई थी कि मुझको अपनी प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है और मुझको एबॉर्शन करने दें। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया था। उसके पीछे का रीज़न क्या बताया गया था दोस्तों, ये लिखा है, द रीज़न साइटेड वॉज दैट बीइंग अनमैरिड। दोस्तों पहली बात हाई कोर्ट ने ये बोली थी कि उस 25 ईयर ओल्ड वुमेन से क्या बोला था कि आप पहली बात तो अनमैरिड हैं, शादीशुदा नहीं है, ठीक है, आप सिंगल हैं, एंड द प्रेगनेंसी हैविंग अकर्ड कंसेंशुअली। और दोस्तों ये जो प्रेगनेंसी की कंडीशन आई है वो कंसेंसुअली आई, मतलब दोनों की सहसम्मति, इसमें से कोई जबरन प्रेगनेंसी लाई गई है ऐसा कोई केस नहीं है। और दूसरा आप सिंगल है, देयर फॉर शी वॉज नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द अमेंडमेंट अंडर द रूल्स। इस वजह से उसको जो अमेंडमेंट किए गए थे, जो कैटेगरी वाले में अमेंडमेंट किए गए थे, उस कैटेगरी के अंदर इस वुमेन को हम लोग नहीं डाल सकते। इस वजह से उसको हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि आप अपना एबॉर्शन नहीं करवा सकते, आप बच्चे का एबॉर्शन नहीं करवा सकते, ठीक है। द हाई कोर्ट टुक अ टेक्निकल व्यू एज रूल 3B विच लिस्टेड द वुमेन एलिजिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दोस्तों हाई कोर्ट ने उस समय क्या किया था, रूल 3B जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके ऊपर एक टेक्निकल व्यू डाला था, मतलब एक डिटेल्ड व्यू डाला था, और उसमें उसने पाया था कि कौन कौन सी वुमेन जो होती हैं वो 24 वीक्स के ऊपर वाली टर्मिनेशन जो है अबॉर्ट प्रेगनेंसी की वो करवा सकती हैं। जैसे कि हो सकता है अगर वो रेप सर्वाइवर हो, या फिर माइनर्स हो, या फिर उस वुमेन के पास फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो, या फिर मेंटल इलनेस, तो ऐसी केसेस में ये वुमेन जो है वो टर्मिनेट करवा सकती हैं प्रेगनेंसी, ठीक है। डिड नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड सिंगल वुमेन। और दोस्तों हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि इसमें आप देख सकती हैं आर्टिकल 3B रूल 3B के अकॉर्डिंग इसमें साफ साफ मेंशन है कि इसमें कहीं भी सिंगल वुमेन का जिक्र तक नहीं किया गया है, हु हैड बिकम प्रेग्नेंट इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, जो कि एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप, एक सहसम्मति वाले रिलेशनशिप में रहते हुए प्रेग्नेंट हुई हैं, तो उसमें इनका कहीं मेंशन नहीं किया गया है। इस वजह से हम आपको अनुमति नहीं दे सकते हैं एबॉर्शन के लिए, ठीक है। हाउ एवर द कोर्ट हैज़ गिवन अ पर्पसिव मीनिंग टू द रूल। दोस्तों लेकिन
कोर्ट ने चेंज इन मैरिटल स्टेटस जो रूल था उसको एक पर्पसिव, एक आवश्यक मीनिंग दी है एज वन ऑफ द रीजंस फॉर विच एबॉर्शन ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड अपर लिमिट ऑफ 24 वीक्स इज परमिसिबल। दोस्तों चेंज इन मैरिटल स्टेटस जो है वो एक ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको 24 वीक्स के बाद एबॉर्शन की परमिशन मिल जाती है, ठीक है। एज अ रेशनल हियर इज़ पॉसिबल चेंज इन दी वुमेंस मैटरनल सर्कमस्टेंसेस। दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पे दोस्तों वुमेंस की जो मैटरनल सर्कमस्टेंसेस होती है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 24 वीक्स हो गए, उसकी शादी को, वुमेन की शादी हो चुकी है और उसकी प्रेगनेंसी को 24 वीक्स हो चुके हैं। अब दोस्तों हुआ क्या कि उसका जो मतलब उसका जो पति था वो उसको या तो छोड़ के चला गया, ठीक है, या तो उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया या फिर पति की मृत्यु हो गई। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, जो मैरिटल स्टेटस होता है वो चेंज हो जाता है वुमेन के लिए। अब वुमेन जो है वो डाइवोर्सी बन गई या फिर उसका पति जो है उसको छोड़ के चला गया, तो ऐसे केस में वुमेन को अलाउ किया जाता है कि यस आप इस केस में एबॉर्शन करवा सकती हैं, ठीक है। द कोर्ट हैज़ रूल दैट इवन अबैंडोनमेंट बाय द पार्टनर कुड कॉन्स्टिट्यूट अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। दोस्तों अबैंडोनमेंट मतलब कि पार्टनर जब छोड़ के चला जाए, तो हाँ कोर्ट ने ये बोला कि यस अगर पार्टनर छोड़ के जाता है तो इससे भी जो मैरिटल स्टेटस में एक चेंज आता है और यस इस केस में भी आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं, ठीक है। लेजिस्लेटर हैज़ अलाउड एबॉर्शन अप टू 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। दोस्तों जो लेजिस्लेचर है, जो रूल्स बनाने वाली ज्यूरीज होती हैं, जो हमारे देश में रूल्स बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उसने अलाउ किया है कि आप 24 वीक तक प्रेगनेंसी अगर आपकी है तो आप अपना एबॉर्शन करवा सकती हैं। इफ़ टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वन ऑफ द ओपिनियन दैट कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू वुमेंस लाइफ। दोस्तों अगर दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एग्री कर जाते हैं कि यस प्रेगनेंसी के कंटिन्यू होने से वुमेन की लाइफ में एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, उसकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, तो इस केस में उसको छूट मिल सकती है, ठीक है। हियर टू द कोर्ट हैज़ टेकन अ पर्पोसिव व्यू लेइंग डाउन दैट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी इफेक्ट्स अ वुमेन्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। दोस्तों यहाँ पे कोर्ट इस बात पे भी विचार कर रही है कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तो इससे क्या होता है कि वुमेंस की मतलब अगर वुमेन जो है वो अनवांटेड तरीके से प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी फ़िज़िकल और उसकी मेंटल हेल्थ जो होती है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर वुमेन फिज़िकली फ़िट नहीं है तो हो सकता है कि जो दोस्तों जो आगे पैदा होने वाला चाइल्ड होगा वो भी फिज़िकली फ़िट नहीं होगा, क्योंकि बिना फिज़िकली फ़िट हुए वुमेन जो होगा वो उस 9 मंथ्स के समय पे वो उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखेगी, क्योंकि वो फिज़िकली फ़िट है और वो अनवांटेड प्रेगनेंसी इस वजह से हो सकता है कि वुमेन उसका सही से केयर ना करे, जिसके वजह से जो आगे पैदा होने वाला चाइल्ड है वो भी फिज़िकली फ़िट ना हो, ठीक है। रेंडरिंग इट क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट शी अलोन शुड डिसाइड ऑन वेदर टू अंडरगो एन एबॉर्शन। तो इसमें वुमेन ही अकेले सोच सकती है कि क्या उसे एबॉर्शन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, ऑन अ क्वेश्चन that did not directly arise in the case, the court has said rape survivors who may legally seek an abortion in the extended period will also include survivors of मैरिटल रेप। दोस्तों यहाँ पे दो तरीके का रेप के बारे में बात की गई है। एक होता है दोस्तों, एक होता है कि एक नॉर्मल रेप होता है, ठीक है, और एक होता है मैरिटल रेप। मैरिटल रेप क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक वुमेन है, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो उसका हस्बैंड है बिना उसके परमिशन के उसके साथ प्रेगनेंसी वाली एक्ट कुछ कर रहे हैं, तो इस वजह से इस तरीके के रेप को हम लोग मैरिटल रेप कहते हैं। बिना वुमेन की परमिशन से उन दोनों के बीच में एक वो हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे मैरिटल रेप होता है। द जुडिशियल व्यू में प्रिवेंट क्वेश्चन बीइंग रेज्ड एज वेदर प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय मैरिटल रेप विच इज़ नॉट अ क्राइम। अब जुडिशियल में यहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ है कि क्या अगर मैरिटल रेप होता है तो क्या ये क्राइम नहीं है। could also be terminated under rule at the time when unsafe abortions remain a major cause of maternal mortality। दोस्तों एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पे एबॉर्शंस हमें देखने को मिल रहा है कि अनसेफ एबॉर्शंस वुमेन जो है अपना रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मॉर्टेलिटी रेट मतलब कि डेथ रेट जो है वो वुमेन्स की बढ़ती जा रही है। इट इज़ सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट दैट एडवांसेस द कॉजेज ऑफ सेफ एबॉर्शन सर्विसेज। तो यहाँ पे एक नेसेसरी रूल लाना, एक नेसेसरी रूल पास करना सेफ एबॉर्शन सर्विसेज के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और अपने सभी कमेंट्स को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे आपको डेली PDF मिलेगी वोकैबलरी से रिलेटेड। तो थैंक यू दोस्तों।